लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस का जो रवैया है देश के युवाओं को लेकर पहले उल्टी-सीधी टिप्पणियाँ करना और अब कहीं न कहीं अपने बचाव में एक अजीब तरह का तर्क देना। इससे आप कौन-सा कैरेक्टर देखते हैं? क्या इसमें न्यायिक नियुक्तियों का कोई रोल है? नहीं, इसमें वही एरोगेंस की झलक आती है ना, जो एक तुरंत चीफ जस्टिस को माफी मांग लेनी चाहिए थी कि भाई मेरी लैंग्वेज गलत हो गई या मैंने गलत तरीके से बोल दिया या जो कुछ भी, कि भाई अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं, अभी तुम देखोगे कि आगे आगे जो चीफ जस्टिस आएंगे वो एक से बदतर एक होते जाएंगे। सरकार को और कोई लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, बस यही लगता है इनको कि बस हम अपनी धौंस दिखाएं, अपना जोर दिखाएं। अभी सर छात्रों के लिए जो आंदोलनरत हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देश के वकीलों से क्या कहेंगे? और अभिभावकों से क्या कहेंगे देश के जिनके छात्र इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके भविष्य पर संकट है? नहीं, मैं छात्रों को तो सलाम करूंगा जो संघर्ष में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रंप की जी हुजूरी को याद दिलाया तो यहाँ पर अभी खबर आई है आज ही कि यूएस ने जबरन मजदूरी कराने वाले भारतीय सामानों पर 10% टैरिफ लगाया है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई ब्लैकमेल काम कर रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस की बेंच ने एक फैसला किया है कि बिना इजाजत के कोर्ट की सुनवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड और शेयर करना नहीं है, उस पर रोक लगा दिया गया है। इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए, कोर्ट्स तो हिंदुस्तान में पब्लिक कोर्ट्स होते हैं। इस वक्त पूरे देश में एक अजीब सी उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि देश का युवा परेशान है और परेशान होकर सड़कों पर उतर चुका है और उसी कारण पूरा देश का सिस्टम कहीं न कहीं हिलता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार कभी-कभी झुकती हुई नज़र आती है, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं और ज़्यादा अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। सरकार से कम वर्तमान सत्ता से लोगों को जो उम्मीद थी, वैसा ही मिल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद न्यायपालिका से बची थी। उसको लेकर अब लोगों का क्या विचार है? क्या जैसी उम्मीद थी थोड़ी बहुत, वैसा कुछ निकल रहा है या फिर सब कुछ समाप्ति की ओर है? इस मामले पर हम विशेष चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण जी से। सर बहुत-बहुत स्वागत है लोकहित इंडिया पर। थैंक यू। जी दिल्ली में और देश भर में जो कुछ हो रहा है सर और जिस तरीके से वर्तमान सत्ता ने उसको हैंडल किया है और सत्ता के हैंडल करने पर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दिल्ली में जो हो रहा है या अब तो पूरे देश में हो रहा है, जी। ये कई चीज़ दिखाता है। हुँ, एक तो ये कि इस देश के युवा जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं। हुँ, सिर्फ ये एजुकेशन के सिस्टम से नहीं, हुँ, बल्कि पूरा जो सिस्टम है, खासकर एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, और जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त किया गया है, जिस तरह से जिस तरह से झूठ फैलाए गए हैं मीडिया के द्वारा, हिंदू जी, मुस्लिम करा गया है सरकार और मीडिया के द्वारा, सब चीज़ों से हमारा हुँ, युवा बहुत परेशान है। हुँ, और इसलिए जैसे ही युवा को लगा कि भाई जी, अब हमको अपनी बात कहने का या अपनी नाराज़गी दिखाने का कोई अवसर मिला है, तो हुँ, सब लोग सड़कों पर उतर आए। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में सड़कों पर उतर आए। ये एक हुँ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तभी व्यवस्था भी बदलती है। और इन इंस्टीट्यूशंस जिनको सरकार ने अभी कब्जे में कर लिया है, जैसे न्यायपालिका, मीडिया, इलेक्शन कमीशन वगैरह, उनमें भी लोग जो हैं, जो बैठे हुए हैं, सारे नहीं लेकिन कई लोग उसमें से हुँ, बदलते हैं, ये देख कर कि जनता का रुख क्या है। जी, तो लेकिन सरकार का रिस्पॉन्स इसमें बहुत ही खराब रहा है। हुँ, इन्होंने पहली बात तो अपनी धौंस दिखाई कि हम कोई बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे कहने पर कैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लें। खुद ही मांग लेना चाहिए था, इतने सारे हुँ, पेपर लीक और इतनी सारी गड़बड़ियां हो चुकी हैं हमारे हुँ, इंतानों में, उसमें उनका इस्तीफा वैसे ही हो जाना चाहिए था। लेकिन खैर, ये सरकार तो कोई इस्तीफा नहीं कराती। उसके हुँ, बाद जब इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, लोगों ने डिमांड किया, तब भी इस्तीफा नहीं कराया। और हुँ, उल्टा पहले तो सोनम वांगचुक को वहां से उठवा लिया,
ये सोच के कि भाई इसके बाद मूवमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे मूवमेंट और बढ़ गया। उसके बाद फिर वहाँ क्रैकडाउन किया, ये सोचा कि इस क्रैकडाउन से लाठी वाठी गोली वोली चला के अश्रु गैस चलाकर इनको तितर बितर करके इनका मंच तोड़कर हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन उसका भी और उल्टा इफेक्ट हुआ, उससे और मूवमेंट बढ़ गया। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आज सरकार फिर भी तैयारी कर रही है कि फिर से क्रैकडाउन करें। अब की बार सीआरपीएफ, आईटीबीपी सबको बुला लिया है, सबकी बटालियन आर्म्ड, देश जो भर से आर्म्ड, फोर्स हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको बुला लिया है। सारा इंटरनेट बंद कर दिया, सारे मेट्रोज बंद कर दिए, जंतर मंतर के आसपास के रोड्स बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी, ऑफिसेज बंद कर दिए। तो यानी कि सरकार की मंशा फिर भी यही है कि किसी तरह से इनको जोर जबरदस्ती करके वहां जंतर मंतर से हटा दें, और सरकार ये सोचती है कि ये करने से ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। मतलब सरकार को और कोई लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, बस यही लगता है इनको कि बस हम अपनी धौंस दिखाएं, अपना जोर दिखाएं। लेकिन बार बार ये देख रहे हैं कि जितना ये लोग धौंस दिखा रहे हैं उतना ही मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि फिर से अगर जोर जबरदस्ती करेंगे, और अब तो वहाँ इतने लोग हैं, अगर सीआरपीएफ वगैरह को यूज किया गया तो वहां पर बहुत खून खराबा होगा। लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ही खराब होगा, सरकार के लिए बहुत खराब होगा, देश के लिए भी बहुत खराब होगा जी। तो लेकिन ये लोग तो धौंस में हैं, और अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कराया, और प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है उसका कोई मतलब नहीं है कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए, हम नया कानून लाएंगे वगैरह वगैरह। इसका तो सर कोई अभी मतलब क्या अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानूनों की कमी है देश में? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है, सारे कानून हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं ऑलरेडी। ये तो सब दिखावा है, मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से दिखावा है। 15 अब लाख आप वाला पूछ जो रहे थे कि न्यायपालिका का रोल, तो देखिए इसमें पहली बात तो ये पूरा मूवमेंट ही शुरू हुआ जब चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही इनसेंसिटिव रिमार्क कर दिया कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोच और पैरासाइट की तरह होते हैं। अब चाहे जिस भी मंशा से किया हो वो रिमार्क, जैसे भी सर्कमस्टांस में किया गया हो, उसके बाद जैसे ही ये बात इतनी फैल गई तो तुरंत चीफ जस्टिस को माफी मांग लेनी चाहिए थी कि भाई मेरी लैंग्वेज गलत हो गई, या मैंने गलत तरीके से बोल दिया, या जो कुछ भी था माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने सफाई देने की कोशिश करी, उससे मामला नहीं थमा जी। अब जब ये सब इतनी बर्बरता करी गई स्टूडेंट्स के ऊपर, और आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठियां बरसाई गई, करंट वाली पैलेट लाठियां गन, जी, हाँ हाँ, कील वाली लाठियां, पैलेट गन वगैरह यूज करी गई छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ, एकदम बिल्कुल पीसफुल बच्चों के खिलाफ। और यह जब मामला किसी ने कोर्ट में उठाने की कोशिश करी कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि हमको इसके लिए समय नहीं है, वीडियो वगैरह देखने के लिए समय। उसने बोला कि देखिए वीडियोस हैं हमारे पास, हम दिखा सकते हैं क्या हुआ। बोला हमको वीडियो देखने का समय नहीं है। अब आज ये सफाई दी है उन्होंने कि भाई कोई फॉर्मल पिटिशन नहीं फाइल हुई। फॉर्मल पिटिशन ना भी फाइल हुई हो तो पहली बात तो ये सब अखबारों में निकल आया था, सब जगह निकल आया था, सारे मीडिया में था कि क्या हुआ है जंतर मंतर पर, किस तरह की बर्बरता हुई है। तो इस पर तो किसी भी कोर्ट को, संवेदनशील कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। और कई बार हाल में सरकार ने इससे छोटे छोटे मुद्दों पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस, सरकार ने नहीं मतलब कोर्ट ने छोटे छोटे मुद्दों पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। जैसे जब वो कुत्तों के, स्ट्रीट डॉग्स के काटने का मामला था, उसमें स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो इससे बहुत छोटा मामला था। फिर उसी तरह से एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स का जब मामला आया कि भाई उसमें जुडिशरी के बारे में कुछ लिख दिया है कि न्यायपालिका में काफी करप्शन है,
उस पर भी उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। चाहे ये कोई संज्ञान लेने की बात नहीं थी मेरी राय में, लेकिन उन्होंने ले लिया। लिया। लेकिन हम्म। यहाँ तो उससे बहुत बड़ी घटना हो गई कि हमारे देश के इतने सारे युवाओं के ऊपर इतनी बर्बरता करी गई पुलिस के द्वारा। हम्म। लाठियां जिसमें कि कीलें ठोकी हुई थी, उनसे हमला किया गया। जी। एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स छोड़ी गई जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं, जो हम्म। एक्सपायर्ड थी। जी। उसके बाद पैलेट गन्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया, और फिर ये हम्म। गुंडों को घुसा दिया। गुंडों हम्म। को भी पुलिस ने अपने साथ में रख लिया, जो बिल्कुल जी। गुंडे थे, प्लेन क्लोथ्स में गुंडे थे। हम्म। तो ये सब बहुत सीरियस मामला था और ये सारे मीडिया में निकल चुका था। तो इसमें हम्म। न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। अब कोई हम्म। जना अगर आपके सामने आके कह रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अगर उसने पिटिशन नहीं भी फाइल करी, कोई रिप्रेजेंटेशन ही बनाया है और कह हम्म। रहा है कि भाई वीडियोस हैं हम दिखा सकते हैं, तो खुद ही हम्म। स्वतः संज्ञान लेके सीसीटीवी फुटेज वगैरह मांग सकते थे और चीजें कर सकते थे। लेकिन ये करने के बजाय उन्होंने बोल दिया कि हमको समय नहीं है। अब ये हम्म। बात जब सामने आई और इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ न्यायपालिका का, तो आज उन्होंने ये सफाई दी है कि भाई कोई फॉर्मल पिटिशन नहीं फाइल हम्म। करी गई थी। फॉर्मल पिटिशन ना भी हो फिर भी आप स्वतः संज्ञान ले सकते थे इतने बड़े मुद्दे पर। तो ये हम्म। बड़ा अनफॉर्चुनेट है सर ये कि, बात आज जी 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 सर। और हाई कोर्ट में भी देखिए उन्होंने संज्ञान तो लिया जब ये पिटिशन फाइल हुई इसके बारे में, हम्म। नोटिस इशू किया, लेकिन नोटिस में 1 महीने के आगे की डेट दे दी, 1 महीने से भी ज्यादा, 1.5 महीने के, 1.5 महीने की जी। 1.5 महीने हम्म। की डेट दे दी। उसका कोई मतलब नहीं है ना, जब इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको अगले दिन ही लगा देना चाहिए था। हम्म। तो तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। देखिए न्यायपालिका का मेन रोल यही होता है कि लोगों के हम्म। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना। जहां आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के ही मौलिक अधिकार कुछ ले जा रहे हैं, हम्म। वहां तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का, स्वतः संज्ञान लेने का, इससे ज्यादा जरूरी केस कोई हो ही नहीं सकता। सर यहाँ पिछले कम से कम 2 केसेस में अगर देखें तो कॉकरोच बोलने की बात हो या फिर ये मेरा समय बर्बाद मत करो ये वाली बात हो, दोनों ही मामलों में हमारे जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, उनकी जो क्रियाशैली है, जैसे उन्होंने पहले कॉकरोच वाले मामले में भी जब सफाई दिया, तो उस सफाई में सफाई जैसा कुछ नहीं था। और अभी जो उन्होंने कहा है कि लेटर रिप्रेजेंटेशन दिया था, मुझे कोई याचिका नहीं मिली थी और इसको मैं पीआईएल के रूप में कैसे ले सकता हूँ? तो यहाँ पर भी जो तर्क उन्होंने दिया है, वो किसी भी रूप में स्टैंड करता हुआ नहीं दिखता है। तो आपको नहीं लगता कि पहले तो विवादित बात करो, जब उस पर आलोचना होने लगे, तो उसको उसको उस पर कहीं न कहीं माफ़ी माँगने की बजाय, उसको सही ठहराने के लिए भी तर्क ऐसा दिया जाता है, जो कहीं से भी पचने लायक नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कि इस तरह से बजाय बजाय मतलब माफी आप डायरेक्टली ना भी मांगे, आप ये कह हुँ। सकते हैं कि भाई मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए, हुँ। मेरा मतलब ये नहीं था, दूसरा मतलब था, लेकिन शब्द गलत निकल गए। गलत है, गलत। लेकिन उसके बजाय आप सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, और सफाई भी ऐसी दे रहे हैं कि जिसमें जो गले नहीं उतरती है। जी। तो इस वजह से लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है, हुँ। न्यायपालिका के प्रति भी बढ़ता जा रहा है। हुँ। अभी सर आपसे बातचीत करने से थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो किया और मैंने कुछ रिसर्च किया, तो पता पता चलता है कि तमाम लेटर्स और यहाँ तक कि अनजान लोगों ने पोस्टकार्ड भेज दिया, कोई टेलीग्राम से आ गया, कुछ समाचार रिपोर्ट छप गई, तो उन सब का भी पीआईएल के रूप में उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लिया है और बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस का जो रवैया है देश के युवाओं को लेकर, पहले उल्टी-सीधी टिप्पणियाँ करना और अब कहीं न कहीं अपने बचाव में एक अजीब तरह का तर्क देना। इससे आप कौन-सा कैरेक्टर देखते हैं? क्या इसमें न्यायिक नियुक्तियों का कोई रोल है? नहीं, इसमें वही एरोगेंस की झलक आती है ना, जो एक प्रधानमंत्री के शख्सियत में जो एक झलक आती है कि भाई बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, बहुत ज़्यादा अभिमान है, अपने हुँ। अपनी गलती कभी मान ही नहीं सकते। उसी तरह की झलक इसमें भी फिर दिखाई देती है। हुँ। और
तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये एक दौर चल रहा है, कई साल से चल रहा है। मैंने तो खैर जब बोला था कि जब इस देश में लोकतंत्र के पतन का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का और खासकर पिछले 4 चीफ जस्टिस का रोल अंडरलाइन किया जाएगा। ये मैंने बोला था करीब 5-6 साल पहले। उस पर उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस मुझे इशू कर दिया, फाइनली कन्विक्ट भी कर दिया कंटेम्प्ट के लिए, 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया वगैरह वगैरह, वो सब हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद से भी जो दौर चला है, उसके बाद तो 5-6-7 चीफ जस्टिस और आ गए। कुछ 1-2 चीफ जस्टिस को अपवाद के तौर पर आप अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आए, एक्चुअली मैं एक बार जब एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से मिलने गया था, जब हम लोग एक चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट मांग रहे थे, तो उन्होंने मुझसे तब बोला था, ये अब करीब 5-6 साल पहले की बात है, कि भाई अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं, अभी तुम देखोगे कि आगे आगे जो चीफ जस्टिस आएंगे वो एक से बदतर एक होते जाएंगे। और तकरीबन यही दिखाई दिया उसके बाद भी। तो बहुत अब वो संख्या अनफॉर्चुनेट सब है। कहाँ तक पहुँच गई है? हाँ, वो आप 4 की संख्या बता रहे थे, अब वो कहाँ तक पहुँच गई है? नहीं, अब तो करीब कम से कम उसके बाद 5-6 और हो चुके हैं। यानी तो 10 पार हो चुके। जैसे मैंने बोला कि 1-2 अपवाद हैं उसमें, जो जिनको उनमें नहीं मैं मानता, कम से कम 2 अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर ने तो लुटिया डुबोई ही है हमारे न्यायपालिका की और हमारे लोकतंत्र की। अभी सर छात्रों के लिए जो आंदोलनरत हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देश के वकीलों से क्या कहेंगे? और अभिभावकों से क्या कहेंगे देश के, जिनके छात्र इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके भविष्य पर संकट है? नहीं, मैं छात्रों को तो सलाम करूंगा जो संघर्ष में हिस्सा ले रहे हैं, और मैं उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनकी दृढ़ता को, उनके परसिवियरेंस को, सबको सलाम करता हूँ। और उनको संदेश यही दूंगा कि भाई प्रोवोकेशन बहुत आएंगे, हर तरह से आपको भड़काया जाएगा कि किसी तरह से हिंसा कर लो, आपके बीच में ये गुंडे, बीजेपी के गुंडे भेजे जाएंगे, आपको रिएक्ट कराने के लिए, वो आपके संग हिंसा करेंगे। लेकिन आपको बहुत संयम बरतना है, आपको अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं करनी है। चाहे कोई दूसरी हिंसा करे, उसका आप हाथ पकड़ लीजिए, लेकिन उसको मारिए पीटिए नहीं। जी। तो एक तो ये, दूसरी बात, जो अभी युवा सड़कों पर नहीं निकले हैं देश में, मैं उनसे कहूँगा कि भाई आप जहाँ पर भी हैं, सबको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ पर सड़कों पर निकलिए। बहुत जगह सड़कों पर निकले हैं, बहुत सारे, कम से कम देश भर में 20-25। तमाम राज्यों से खबरें आ रही हैं। जी। हाँ हाँ, कम से कम 20-25 शहरों में लोग सड़कों पर निकले हैं। जी। गांव में निकलिए, कस्बों में निकलिए, तहसीलों में निकलिए, डिस्ट्रिक्ट्स में निकलिए, सब जगह निकलिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मौका भी है ये दिखाने का कि भाई युवा इस देश का आज क्या सोचता है। और उसके बाद मैं उनसे बोलूंगा कि भाई जगह जगह पीपल्स पार्लियामेंट करिए, पीपल्स ट्राइब्यूनल्स करिए, ऑर्गेनाइज करिए एजुकेशन के ऊपर, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जिससे कि इन मुद्दों पर जो समस्याएं हैं वो पूरी अच्छी तरह से डिस्कस हो सके और उनके समाधान की पूरी चर्चा हो सके। ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो सड़ गया है, गल गया है, उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे एम्प्लॉयमेंट में जो हो रहा है, मैं तो बार बार कहता हूं कि देखिए, 4 एम्प्लॉयमेंट पर हमको 4 डिमांड्स तो बोलनी ही चाहिए। पहला ये कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून होना चाहिए, कि हर युवक को जो 21 साल से 60 साल के बीच में है, हर एक जना, उसको मिनिमम वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट का हक मिलना चाहिए, नहीं तो सरकार उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे। पहला ये। दूसरा ये कि जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर का, जिसमें मोनोपोली सेक्टर्स भी हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज,
कम से कम इनको तुरंत बंद करिए। और जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट की सब्सिडीज की जरूरत होती है, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग वगैरह, उनमें बंद करिए निजीकरण। तीसरा ये कि एक ये प्रथा चल गई है कि भाई सारी नौकरियां, परमानेंट नौकरियां भी कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएंगी, उसको बंद करिए। परमानेंट नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दी जा सकती। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एक्ट हटा दिया और ये लेबर कोड लिया है, जिसका मेन थ्रस्ट ये है कि भाई सब कॉन्ट्रैक्ट पर जाने दो। और चौथा ये कि जितनी 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, उनको ईमानदारी से और तुरंत भरिए। ये 4 पॉइंट का एजेंडा तो एम्प्लॉयमेंट पर सीधा सीधा है। और एजुकेशन पर बहुत सारी चीजें हैं। आपने सब ये आरएसएस टाइप के लोगों को वाइस चांसलर बना दिया। आप स्कूल के करिकुलम में से साइंस में फेरबदल कर रहे हैं, अंधविश्वास की चीजें ला रहे हैं। आप डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटा रहे हैं, आप पीरियोडिक टेबल हटा रहे हैं, और गोबर के क्या फायदे हैं ये सब ला रहे हैं। गोबर से कैंसर ठीक कर रहे हैं। हाँ, आप हिस्ट्री में से मुगल हिस्ट्री हटा रहे हैं। हिस्ट्री को आप बिल्कुल रीराइट कर रहे हैं, बिल्कुल झूठी हिस्ट्री वगैरह बना रहे हैं। तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में बहुत खामियां हो गई हैं, बहुत बुरी तरह से सड़ा दिया है इन लोगों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम। उसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, सबका डिस्कशन होना चाहिए उस पर। मुझे ये लगता है कि ये युवकों को जगह जगह पीपल्स पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जिसमें ये इस तरह से होना चाहिए ना, जिसमें आपने एक स्पीकर बना दिया, जैसे यहाँ पर कर सकते थे। सोनम वांगचुक को आप स्पीकर बना दीजिए और युवाओं को और कुछ विशेषज्ञों को उनको बोलें कि आकर डिबेट करिए, डिस्कस करिए कि भाई एजुकेशन सिस्टम में क्या खामियां हैं, क्या ठीक करने की जरूरत है। उसी तरह से पीपल्स ट्राइब्यूनल होता है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कुछ रिटायर्ड जजेस को बैठाया जाता है, कुछ और एमिनेंट लोगों को बैठाया जाता है। वो सबकी बात सुनते हैं, जो युवा हैं, अपनी बात जो कहना चाहते हैं, जिनके पास कहने के लिए कुछ अहम चीजें हैं, उनकी बात सुनते हैं, बाकी लोगों की बात सुनते हैं, विशेषज्ञों की बात सुनते हैं, और फिर किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भाई क्या होना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। तो मेरा आग्रह ये है कि पहली बात तो सारे देश में युवकों को सड़कों पर उतरना चाहिए। फिर उसके बाद ये पीपल्स पार्लियामेंट, पीपल्स ट्राइब्यूनल्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों पर। जी ये मेरा इन लोगों से कहना है। जी सर, आपने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात किया, लेकिन देश में अब ये जो मूवमेंट जिस तरफ जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोई पेट्रोल में मिलावट से परेशान है, कोई सरकारी भ्रष्टाचार से परेशान है। पता चल रहा है कि कल पुल बना, आज गिर गया। कई सारे पुल तो बनते बनते गिर जा रहे हैं। ये जो एक भ्रष्टाचार है, और इसके अलावा जो न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की बात होती है, सत्ता के भीतर जो जवाबदेही की कमी है, जिम्मेदारी की कमी है, और जिस तरीके से सरकारें झूठ बोल रही हैं सरेआम, इसको लेकर भी बहुत सारा गुस्सा है। तो ये जो ओवरऑल रिफॉर्म है, इसको लेकर जनता को क्या करना चाहिए? लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये तो सारी चीजें एक साथ नहीं उठाई जा सकती, तब फिर उसका फोकस डिफ्यूज हो जाता है। तो आपको एक एक करके, तो एक तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने ठीक किया कि सिंगल पॉइंट एजेंडा रखा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ठीक है, इस्तीफा उनका लेना चाहिए, वो शुरुआत वहां से होनी चाहिए। उसके बाद फिर एजुकेशन के बाकी मुद्दे डिस्कस होने चाहिए कि क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। एजुकेशन की बात हो जाए तो फिर एम्प्लॉयमेंट पर आना चाहिए। और देखिए, देश में तो बहुत सारे अलग अलग संगठन है ना। किसानों को किसान की बात करनी चाहिए, मजदूरों को मजदूरों की बात करनी चाहिए, दूसरे जो जनरल सिविल सोसाइटी है उनको भ्रष्टाचार की बात करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की बात करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस का जो पतन किया गया है, जो मीडिया वाले लोग हैं उनको मीडिया की बात करनी चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं इस सरकार के चलते हुए। इस देश को बिल्कुल पतन, फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी हो गई है कि सारी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है कि भाई प्रधानमंत्री की फॉरेन पॉलिसी यही है कि वो मेलोनी को मेलोडी की चॉकलेट खिलाएं, जाके देशों में घूम के लोगों को जप्पी डालें, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करें, और ऊपर से जो ट्रम्प बोले सबको
जी हुजूर करते जाएं। जो हम्म, नेतन्याहू बोले उसको उससे जप्फी मार के बोलें कि भाई हिंदुस्तान ये फादरलैंड, इजराइल फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है, मतलब इस तरह की बेहूदी बातें हैं। और हम्म। आपने पैलेस्टाइन को छोड़ दिया, आपने पूरी दुनिया से अपना आपने सर नाता तोड़ लिया। ट्रम्प की जी हुजूरी को याद दिलाया, तो यहाँ पर अभी खबर आई है आज ही कि यूएस ने जबरन मजदूरी कराने वाले भारतीय सामानों पर 10% टैरिफ लगाया है। हाँ, तो देखिए यही तो जो किसान आ रहे थे इसी मुद्दे पर हम्म, आ रहे थे कि इंडिया ने अमेरिका से जो ट्रेड डील करी है इससे हमारे हम्म, किसानों को बहुत नुकसान होगा। उनको तो जी। रोक लिया आपने बॉर्डर पर, हम्म, दिल्ली के बॉर्डर पर हम्म, आपने आने नहीं दिया। लेकिन जी। उनकी नाराजगी इसी को लेकर थी कि भाई हम्म, ट्रम्प जो कह रहा है कि भाई हम इतना टैरिफ लगा देंगे, तुम अपना टैरिफ खत्म कर दो। हम्म, तुम ईरान से तेल मत खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो। मतलब जो भी वो कह रहे हैं उसको आप मानते जा रहे हैं, बस कह रहे हैं जी हुजूर। इसका क्या हम्म, मतलब है? इसका हम्म, मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई ब्लैकमेल काम कर रहा है, ट्रंप का हम्म, या सीआईए का या नेतन्याहू का या मोसाद का। जो वो कह रहे हैं वो आप मानने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ हो। हम्म, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो जैसे हम्म। मैंने बोला सर कि मुद्दे बहुत हैं। हम्म। सर सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस की बेंच ने एक फैसला किया है कि बिना इजाजत के कोर्ट की सुनवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड और शेयर करना नहीं है, उस पर रोक लगा दिया गया है। इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए, कोर्ट्स तो हिंदुस्तान में पब्लिक कोर्ट्स होते हैं, कोई भी हम्म, जना जाकर कोर्ट में जाकर सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हम्म, आजकल इन्होंने सिक्योरिटी और ये सब पास वगैरह का सिस्टम कर दिया है। अदरवाइज हम्म, जनरल कोर्ट्स का जो सिस्टम है हिंदुस्तान का वो पब्लिक कोर्ट्स का है। यानी हम्म, कि कोई भी जना जाकर कोर्ट की बात, कोर्ट में जो हो रहा है वो सुन सकता है। अब आपने हम्म, उसमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए हैं, अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी अलाउ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम्म, अब इसमें क्या दिक्कत है कि लोग देख सकें कि क्या हो रहा है? देखिए, आज हिंदुस्तान में कई बार जजेस मिसबिहेव करते हैं, कई बार लॉयर्स मिसबिहेव करते हैं, कई बार लिटिगेंट्स मिसबिहेव करते हैं। हम्म, अगर सबको पता हो कि हमारी सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और बाहर आ सकती हैं, तब वो हम्म, मिसबिहेवियर कम हो जाता है। तो हम्म, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। और कोर्ट्स तो पब्लिक कोर्ट्स हैं, इनमें तो हम्म, पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए कि भाई हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आ जाएगी, हमसे पूछ कर ही बाहर आनी चाहिए? ये तो हम्म। बिल्कुल गलत बात है। सर अभी थोड़ी देर पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने पूर्व अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे जी से बात कर रहा था, तो जो कि आपके करीबी साथी भी हैं। तो मैंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है बैन हो जाए, क्योंकि अब अदालतों के भीतर वो बात नहीं रही कि लोग देखें और उससे कुछ सीखें। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि वो गिरावट आ गई है वकीलों की बहस में और जजों की कार्रवाई में? नहीं, गिरावट तो आ गई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका हम्म, ये मतलब नहीं है कि पारदर्शिता ना हो। उसका ये हम्म, मतलब नहीं है कि कोर्ट में जो कुछ हो रहा है सिर्फ वो लोग ना देख पाए जो वहां पर हैं, हम्म, बाकी लोग भी देख पाए और उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, जिससे कि हम्म, कभी इस पर विवाद हो। कई बार विवाद होता है, जी। जज जो हैं लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स नोट नहीं करते हैं, हम्म, लॉयर्स के बारे में गलत गलत लिख देते हैं कि भाई इसने ये बहस करी, जबकि उसने वो बहस ही नहीं करी। अगर हम्म, वीडियो रिकॉर्ड है तो उससे पता लग जाएगा क्या बहस हुई क्या नहीं हुई। तो ये तो हम्म, बहुत ज़रूरी है कि ये हम्म, रिकॉर्ड होना चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, और वो सार्वजनिक होनी चाहिए। हम्म। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम मुद्दों पर बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझाया, बताया, खासकर युवाओं को जो आपने रास्ता दिखाया है। उम्मीद है लोगों को बहुत कुछ जानने समझने के लिए मिलेगा। हम दोबारा आपसे फिर कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू।